हमने इसके अंदर में 1924 का अधिवेशन देखा था। आपको याद होगा 1924 में हमने महात्मा गांधी की चर्चा की थी और हमने बताया था कि यह अधिवेशन बेलगाम में हुआ था और बेलगाम के अधिवेशन के बाद हमने क्लास को रोक दिया था। आज वहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहली चर्चा आज 1925 की होगी। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं 1925 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन। साथियों आप सभी जानते हैं कि 1925 के अगर वर्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले दो चीजें आती हैं। पहला जो है वो है स्थान। तो स्थान साथियों आपको मिलने वाला है कानपुर में। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। और दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अध्यक्ष में जिस महिला का नाम आता है वो महिला है सरोजिनी नायडू। वो महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। ये दो चीजें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, सरोजिनी नायडू ये महिला है। अब अगर हम तथ्यों की बात करें कि यह अधिवेशन हमारी परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर कौन कौन सी बातें हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं, तो सबसे पहला जो तथ्य है कि आप जानते होंगे, आपको याद होगा कि पिछली बार 1917 को पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी और वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि प्रथम यूरोपीय मूल की अध्यक्ष भी हुआ करती थी। उसी प्रकार से ये दूसरी महिला है, कहने को तो ये दूसरी महिला अध्यक्ष है लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। इस बात को समझिए साथियों, ये कौन है? तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो है प्रथम भारतीय, एग्जाम में यहां खूब गलती होती है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कई बार आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। साथ ही साथ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है। अगर एक ऑप्शन में ऐसा भी आ जाए कि द्वितीय महिला अध्यक्ष, तो द्वितीय महिला अध्यक्ष भी यही है। एक बार एग्जाम के अंदर में प्रश्न पूछ लिया कि भारत की द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बच्चे कंफ्यूज करे, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भारतीय महिला ये सरोजिनी नायडू है। तीसरा महत्वपूर्ण बात था, आप जानते हैं कि हिंदी के ऊपर आवाज उठने लगी और इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव। यहां पे सरोजिनी नायडू आई और सरोजिनी नायडू ने कहा कि भाई हमेशा से इसको एक पद्धति बनानी होगी और उन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संकलित किया जाए, यानी भारत की जो राष्ट्रभाषा हो वो हिंदी हो। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखेंगे। तीसरा के बाद एक चौथा मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं जिसको मैं रेड से लिखूंगा, और यह है कि पूर्ण स्वराज जो आगे चल के 1929 में पारित होगा, उस पूर्ण स्वराज का पहली बार वो प्रस्ताव को यहीं पेश किया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। मैं क्या कह रहा हूं कि पूर्ण स्वराज यानी भारत को पूर्ण रूप से आजाद कराने की बात, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहीं पर पेश की गई थी, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था, वो अस्वीकार कर दिया गया था। तो हम लिखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, और एक बार पूछा भी था, पूर्ण स्वराज पे तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहली बार कब पेश किया गया? 1925 में पेश तो हुआ था लेकिन पारित नहीं हुआ था। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज कब घोषित किया? तो पूर्ण स्वराज 1927 में घोषित करेगा। और फिर पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 हो जाएगा। तीन प्रश्न आते हैं और कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसलिए यहां पे एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। 1925 वो अधिवेशन था जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन वो पारित नहीं हुआ। क्लियर है ये बात सबको? 1925 के बाद अगला अधिवेशन है, जो अधिवेशन साथियों 1926 का है। 1926 का जो अधिवेशन है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और सिर्फ एक बात उसकी महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले तो स्थान तो गुवाहाटी था। अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर हुआ करते थे। श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तथ्य की बात करते हैं। पहला बात देखिए, ये वो अधिवेशन था साथियों जहां पर एक ही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है और वो अधिवेशन से ये बन सकता है कि ये पहला अधिवेशन गुवाहाटी अधिवेशन ही था जहां पर स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए नेताओं ने घोषणा की कि कांग्रेस के सभी नेता खादी वस्त्रों का पहनावा करेंगे। कहने का मतलब है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी वस्त्र को पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो वो कौन सा अधिवेशन है? तो 1926 का अधिवेशन। कई दफे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का वो कौन अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1926 का अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर हुआ करते। तो आप लिख सकते हैं इस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब इस अधिवेशन में यह फिक्स कर दिया गया कि अब सभी के सभी कांग्रेस नेता खादी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? इससे ज्यादा यहां से कोई प्रश्न नहीं बनता है और परीक्षा में भी इससे ज्यादा कोई प्रश्न यहां से नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं अगला अधिवेशन, 1927 का अधिवेशन है, 1927 का। इसमें आएगा स्थान, 1927 का अधिवेशन का स्थान है मद्रास। अगला आएगा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हो जाएंगे इसके डॉक्टर एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब हम तथ्यों की बात कर लें। सबसे पहला तथ्य, आप जानते हैं कि 1927 का यह अधिवेशन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है। महत्वपूर्ण अधिवेशन साथियों इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत में उस समय साइमन कमीशन क्या था मैं आगे पढ़ाऊंगा। साइमन कमीशन क्या था मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर आप लिखें कि साइमन कमीशन के विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत के अंदर में साइमन कमीशन का विरोध किया जाए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, साइमन वापस जाओ का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था। यही वो अधिवेशन था जहां पर साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। तो अगला पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। तीसरा पॉइंट जो यहां से एग्जाम में आता है, कंफ्यूज नहीं होना है इस तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट आता है कि कांग्रेस ने, ये सवाल पूछा था और बहुत लोग गलती कर देते हैं, कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य
पूर्ण स्वराज घोषित किया। देखिए 1925 का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था जो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझाना होगा और तब जाके इस अधिवेशन में नेताओं ने अपना नया लक्ष्य बताया कि हमारा अगला जो बड़ा लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले या पूर्ण स्वराज मिले। ठीक है जी। सर साइमन कमीशन कितने सदस्य थे? देखिए साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे मैं अभी बताऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है अधिवेशन जहां पे हम मेन पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग शुरू से फिर से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे जहां पे मैं एक एक टॉपिक बंगाल विभाजन पूरा डिटेल में, फिर मुस्लिम लीग पूरा डिटेल में, तो जब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आएगा हमको लगता है 15 क्लास के बाद 15 क्लास के बाद साइमन कमीशन एक टॉपिक ही आएगा जहां मैं आपको साइमन की पूरी कहानी बताऊंगा। तो वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। अभी बताऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर रह जाएगा, इसलिए अभी मत पूछिए। ठीक है। साइमन वापस जाओ का नारा किसने? भाई नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। आप इस बात को समझिए कि मैं अभी अधिवेशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। जब साइमन कमीशन विस्तृत तौर पे पढ़ाऊंगा तो आपको हम पूरा का पूरा डिटेल दे देंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं आप मुझे मत छेड़िए। अगर आपने मुझे नहीं छेड़ा पढ़ाते समय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रश्न आपको भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है। तो मुझे मत छेड़िए, हम सताए हुए हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा देने जाएंगे और आप सफल होकर भी आएंगे। ठीक है। तो चिंता नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि 1925 के अंदर में क्या हुआ, 1926 में क्या हुआ, ये सब क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला अधिवेशन लेते हैं 1928 का अधिवेशन है। नेक्स्ट अधिवेशन लेते हैं 1928 का अधिवेशन। 1928 का जो ये अधिवेशन है इस अधिवेशन का स्थान पूछ सकता है आपसे और अध्यक्ष भी पूछ सकता है और जानते हैं ये दोनों पूछता भी है। ये अनकॉमन है। ठीक है। इसका स्थान हुआ करता था कलकत्ता और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू। अगर तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण तथ्य कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन में क्या पारित किया गया? नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा, भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस की मांग हुई। और तीसरा, इन्होंने बोला कि अगर नेहरू रिपोर्ट नहीं स्वीकार करेंगे तो हम फिर से असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग भले असहयोग का इस्तेमाल करते हुए आंदोलन करेंगे। समझ में बात? असहयोग आंदोलन तो 1920 में हो चुका है, आगे सविनय अवज्ञा होगा, लेकिन सविनय अवज्ञा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि वो भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म ही है असहयोग आंदोलन का। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं होगा तो असहयोग है लाहौर। और अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये जो अधिवेशन है ये भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और काफी महत्वपूर्ण इस अधिवेशन का स्थान है। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर में हम लिखते हैं वो यही है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्तों कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार पेश हुआ 1925 में लेकिन पास नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य 1927 में पूर्ण स्वराज घोषित किया और अंततः पूर्ण स्वराज जाकर पारित हुआ कब? 1929 में। तीन प्रश्न हैं। दूसरा, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया। तीसरा पॉइंट है यहां से कि जब यहां पर तिरंगा झंडा फहराया गया तो उसके बाद वहां घोषणा हुई कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यहीं पर क्या घोषणा हुई? यहां पर घोषणा हुई कि हम 26 जनवरी को बहुत जगह पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगा, बहुत जगह पूर्ण स्वराज मिलेगा, बहुत जगह पूर्ण स्वाधीनता मिलेगा। क्या हो गया भाई? दिवस मनाया गया। चौथी बात, एक और घोषणा की गई कि अगर तुम हमारी इस मांग को नहीं मांगोगे, नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो तुम तो समझ नहीं रहे हो, तो अब हम देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव
पेश नहीं, पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। समझ में आई बात? चार बड़ी बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। सबसे पहले कब हुआ पेश? 1925 में रिजेक्ट हुआ। 27 में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज और 29 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया। 31 दिसंबर 1931 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो अगला चलते हैं 1930 लेते हैं। 1930 इस वर्ष कोई भी अधिवेशन, ऐसे ले सकते हैं, कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। मतलब 1930 एक ऐसा वर्ष था जिस वर्ष कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। अब सुनिए, भारतीय इतिहास में जब से कांग्रेस बना है 1885 से लेकर 1929 तक प्रत्येक वर्ष आयोजन हुआ। प्रत्येक वर्ष क्या हुआ? आयोजन हुआ। और पहला ऐसा मौका भारतीय इतिहास में कब आया? तो 1929 में आया, जब कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई बात? चलिए बढ़िया। अगला वर्ष लेते हैं 1931 का, 1931 का। बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इस टॉपिक को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। स्थान कहां पे है? तो स्थान है कराची। कहां स्थान है? कराची। स्थान के बाद अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है भाई? इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई मांग का प्रस्ताव किसने पेश किया? कौन व्यक्ति था? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति थे जिन्होंने मूल अधिकार के प्रस्ताव को ड्राफ्ट किया था। और एग्जामिनर वही गलती कराता है आपसे। एग्जामिनर कहेगा जो मूल अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में था? कहेंगे कराची में। आप कहेगा कि मूल अधिकार का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अध्यक्ष कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो मूल अधिकार का मांग, मूल अधिकार की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। और एग्जाम में ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें इसको ब्रैकेट में घेर भी दिया। दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको आर्थिक नीति कहते हैं, उस आर्थिक नीति को भी, उस संबंधित प्रस्ताव जो है यहीं पर पारित हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि आर्थिक नीतियों से संबंधित तीसरा, इस अधिवेशन में इस बात पर सहमति बनी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि गांधी इरविन समझौते को सहमति मिली और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को चयनित किया गया, या महात्मा गांधी को अधिकृत किया गया। द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से गांधी को अधिकृत किया गया। 1931 के बाद 1932 में भी अधिवेशन, लेकिन मेन बात है 1936 की। मेन क्या बात है? 1936 का अधिवेशन भारतीय इतिहास के अंदर में एक मील का पत्थर है, क्योंकि 1936 में अधिवेशन के प्रस्ताव ऐसे पारित किए गए जो भारत के आने वाले दिनों में स्वतंत्रता के बाद लक्ष्य के रूप में निर्धारित हुए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था समाजवाद का। ठीक है जी, कौन सा मुद्दा था? समाजवाद का। 1936 लगाइए स्थान। ये सुपर हिट क्वेश्चन आते हैं यहां से, और एग्जामिनर का ये तो पहला प्यार भी होता है। 1936 हुआ लखनऊ में। अध्यक्ष कौन साहब? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन है भाई? तो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है जी। दूसरा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तथ्य कि कांग्रेस का लक्ष्य, या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस का नया लक्ष्य, या कांग्रेस का लक्ष्य, जो भी आप कहें आपके ऊपर है कि कांग्रेस का लक्ष्य या नया लक्ष्य, कांग्रेस का लक्ष्य जो है समाजवाद घोषित किया गया। हालांकि समाजवाद के लेकर के एक पॉलिटिकल पार्टी, या यूं कहें कि कांग्रेस के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आगे पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। आचार्य नरेंद्र देव हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, और उन लोगों ने भारत के अंदर में एक नई विचारधारा को जन्म देने का प्रयास किया, और विचारधारा का नाम क्या था? तो समाजवाद की विचारधारा। क्लियर है ये बात? सर 34 के अध्यक्ष कौन थे भाई? 34 का स्थान बॉम्बे था। 34 के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 34 के अध्यक्ष में दो बड़ी बातें हुई थी, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है, आगे पढ़ने को मिलेगा। जिसमें अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जिसके सचिव आचार्य नरेंद्र श्री कृष्ण दास हुआ करते थे सचिव। उसके अलावा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई थी, उसमें भी अध्यक्ष महात्मा गांधी हुआ करते थे और सचिव जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है,
स्वर्ण जयंती के रूप में किसको मनाया गया? भाई देखो 1934 का ही सवाल पूछो, स्वर्ण जयंती 1934 में ही मनाया गया था, 50 वर्ष पूरे हुए थे और इस वजह से स्वर्ण जयंती मनाया गया था। ठीक है, क्लियर है? कांग्रेस समिति की स्थापना की। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे सर, इसमें अधिवेशन नहीं होगा भाई, बहुत आता है आप सभी करें। अभी मैं वो अधिवेशन ले आऊं, ठीक है, जब मैं काम शुरू करूंगा उसको चलेगा, इसलिए बिल्कुल बताइए कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं मानता हूं मैं धीरे धीरे उतार पहला होता है आज बहुत कुछ नहीं होती, धीरे धीरे ऊंची करता हूं और क्या आपको भी देख सकता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें उतार पाएंगे। मैंने कोई किताब पढ़ा तो नहीं शिक्षा की भूमिका है, तीन चार किताब पढ़ते हैं क्योंकि मैं यही पढ़ना है, अब मैं एक पढ़ना 5 से 7 दिन अब मैं करता हूं और चीजें बचा भी जाता हूं, फिर और मैं चाहता हूं कि किताब भूल जाए तो उस समय आएगा पता चल फुल कर देता हूं, बस इतनी बात है। ठीक है, इसलिए आप शिक्षक भरोसा करें, जानते हैं ऑफिसर करने नहीं किया बात। ठीक है, 1937 के बाद 1937 1937 आइए स्थान की बात करें और आइए अध्यक्ष की बात करते हैं। 1937 का स्थान हुआ फैजपुर में, फैजपुर बंगाल में पड़ता है और इसके अध्यक्ष थे फिर से वही जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन से संबंधित दो तीन तथ्य हैं जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। फैजपुर भारतीय इतिहास का वो अधिवेशन था जिस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो फैजपुर बिहार का वो अधिवेशन था जिस अधिवेशन में गांव में इसका आयोजन हुआ था। जिस अधिवेशन में इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन गांव में हुआ था। इसका आयोजन गांव में था। मतलब प्रथम अधिवेशन जितने भी अधिवेशन हुए थे सब शहरों में होते थे, लेकिन ये प्रथम अधिवेशन था, ये प्रथम अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन हुआ था तो इसका आयोजन गांव में हुआ था, इसका आयोजन गांव में हुआ था। मतलब प्रथम अधिवेशन जितने भी अधिवेशन हो रहे थे सब के सब शहरों में होते थे, लेकिन ये प्रथम अधिवेशन था, ये प्रथम अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित, प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ वो अधिवेशन कौन सा है? वो फैजपुर का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू किसानों के लिए प्रस्ताव करते हैं और किसानों के विशेष काम के लिए वो 13 सूत्रीय कृषि के उत्थान के लिए कार्यक्रम करते हैं। किसानों को मिलना चाहिए, फसल मिलना चाहिए, यूरिया मिलना चाहिए, बाजार में बाजार करना चाहिए, तमाम मांगे जो है जवाहरलाल नेहरू किसानों के लिए किसान का समर्थन कांग्रेस मिल जाए। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में 13 सूत्रीय 13 पॉइंट ऐसा डिमांड जिसमें 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ। 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम 13 पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम वाज बीइंग क्रिएटेड। और मजे की बात ये थी कि अधिवेशन वाइज गिनती आप करेंगे तो ये कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। आप कहेंगे जोड़ने का 52 हो जाएगा 37 में, तो 52 हो जाएगा कि 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ और 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ, तो कायदे से पूरा चीज 24 तो आगे बढ़ के कांग्रेस का 50वां अधिवेशन है, उसको याद नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। क्लियर बात? 1937 के बाद साथियों अगला अधिवेशन ये 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम देखेंगे। 1938 का जो है स्थान है साथियों हरिपुरा में और दूसरा अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस, वो नायक को महानायक जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को अंतिम लड़ाई चलाई जो महत्वपूर्ण था, मतलब स्थान बनता है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब तथ्यों की बात कर लेते हैं। अगर साथ तथ्यों की बात करें तो 1928 और 1934 का अधिवेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसको कहते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति, उसका गठन किया गया था। आप कहते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति कई बार पूछा गया एग्जाम में, राष्ट्रीय नियोजन समिति का राष्ट्रीय नियोजन समिति का भाई शुगर भाई बड़ा चाबी मिला तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात करें सुभाष चंद्र बोस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ऐसे काम नहीं किया चीजों को प्रावधान होना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन लगा उसको कहते हैं पूछा गया राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया? ध्यान दीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो होगा उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बनेंगे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे सुभाष चंद्र बोस। समझ आया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। ये एग्जाम का भाई सुपर क्वेश्चन है, परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा गया है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, दूसरा एक और बड़ी बात ये हुई आप रोमन लिपि को जानते हो, रोमन लिपि ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे रोमन में ये रोमन लिपि है, इस रोमन लिपि को लागू करने का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ने किया। एग्जाम में क्या होता है रोमन लिपि किस लागू की? रोमन लिपि लागू करने का प्रस्ताव किसने पेश किया? सुभाष चंद्र बोस ने। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू ने। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने। और रोमन लिपि को लागू करने का प्रस्ताव किसने पेश किया? सुभाष चंद्र बोस ने प्रस्ताव पेश किया। अधिवेशन कौन था? अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने। कंफ्यूज नहीं होना। रोमन लिपि नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि रोमन लिपि को लागू करने का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ने पेश किया। आज किस अधिवेशन में पेश किया? किसने पेश किया? सुभाष चंद्र बोस ने पेश किया। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, वो महत्वपूर्ण बात थी कि इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया कि भाई भारत की आजादी के दौर में है, वैसे स्थिति में राज्य रजवाड़ों का साथ मिलना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों की भूमिका मतलब भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया। रजवाड़ों को शामिल करने का प्रस्ताव पेश 1938 से बाद हम बात करें 1939 का अधिवेशन है 1939 का। 1939 का अधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक है अधिवेशन के स्थान और दूसरा है अधिवेशन का अध्यक्ष। स्थान की बात करें तो अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में और कई बार पूछा है कि त्रिपुरी है कहां? यह है जबलपुर में, यहां है जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने फिर से सुभाष चंद्र बोस, लेकिन यहां पर कुछ टेक्निकल ग्लिच क्या है उसको समझने का प्रस्ताव कर सकते हैं। यहां पर मामला ये हुआ कि अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। गांधी स्वयं उपस्थित नहीं थे, गांधी अध्यक्ष पद चुनाव दोनों के बीच में चुनाव हुआ और चुनाव हुआ तो चुनाव वैसे परिस्थिति के अंदर वोटिंग हुई और जब वोटिंग हुई तो इसमें इस प्रताप सिंह की हार हुई और जब प्रताप सिंह की हार हुई यहां पर चुनाव हुआ तो इस चुनाव में ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए और इनकी जो है इनकी हार हो गई। अब जैसे ही हारे तो गांधी नाराज हो गए। गांधी ने कहा ये प्रताप सिंह की हार नहीं है, ये मेरी हार है। जब सब लोगों को पता था कि प्रताप सिंह गांधी जी के उम्मीदवार हैं तो बाकी कांग्रेस के सदस्यों ने मुझे जानबूझकर करवा दिया है ये प्रताप सिंह की हार नहीं है, ये महात्मा गांधी की व्यक्तिगत हार है। दिल कर लिया। जब मैंने दिल कर लिया तो भाई सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी मान लीजिए प्रताप सिंह जीत जाता तो अगर प्रताप सिंह जीत जाते तो आप जो काम करते मान लीजिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सोनिया गांधी काम करती तो मान लीजिए जीत जाते गांधी ये होगा ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी ये नहीं जीतने कोई बात नहीं है, आप जो भी आप मुझे बताइए मैं उस काम को करूंगा, रेडी टू गो। बोले नहीं ये मेरी हार है, मेरी व्यक्तिगत हार है। तो ये आदमी गुस्सा गया और इसने इस्तीफा दिया। इस आदमी ने क्या किया? गुस्सा के बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में गठन किया। अब मान लीजिए भाई इस्तीफा दिया, अध्यक्ष बनाया तो अधिवेशन होगा कैसे? कोई अस्थायी अध्यक्ष बनेगा तो एग्जाम में पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप देख सकते हैं यहां पॉइंट नंबर 2 में इस्तीफे के बाद अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये इतनी सी कहानी है जो महत्वपूर्ण है। अगला अधिवेशन लेते हैं। अगला अधिवेशन है 1940 का अधिवेशन, जहां पर हम बात करते हैं स्थान की। तो स्थान था रामगढ़, और उस समय रामगढ़ आता था बिहार में, अभी चला गया है झारखंड में। ये पहले बिहार में आता था। और अध्यक्ष यहाँ पर कौन बने? तो यहाँ अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। तथ्यों की बात करें तो तथ्यों में जो सबसे पहला तथ्य, जब 1940 के अंदर में ये व्यक्ति अध्यक्ष हुए, इस अधिवेशन के अंदर में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1940 से शुरू हुआ। तो विश्व युद्ध से संबंधित जो प्रस्ताव था, उन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान की मांग जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, उसको अस्वीकार कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में चर्चा हुई, 3-4 बड़ी चर्चाएं हुई। तो सबसे पहले कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध पर चर्चा हुई। दूसरा, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, मुस्लिम लीग ने मांग की थी। तीसरा यहाँ पे क्या मांग हुआ? तीसरा मांग हुआ भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। और चौथा जो सबसे आखिरी पॉइंट था, ये व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष रहे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को इलीगल अवैध घोषित कर दिया गया था यहाँ पर। और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, आप समझिए 1940 में अधिवेशन होगा, 41 में कोई अधिवेशन नहीं होगा, 1942 में कोई अधिवेशन नहीं होगा, 1943 में कोई अधिवेशन नहीं होगा, 44 में कोई अधिवेशन नहीं होगा, 45 में कोई अधिवेशन नहीं होगा, 46 में अधिवेशन होगा। तो वैसी स्थिति में जो व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा 1940 में कौन बनेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाएगा 1946 में, तब तक यही व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा। जो आदमी 1940 में 41 नहीं हुआ, 42 नहीं हुआ, 43 नहीं हुआ, 45 नहीं हुआ, जब 46 में होगा तब कोई नया अध्यक्ष आएगा। तो तब तक तो यही व्यक्ति अध्यक्ष रहा, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, यानी 1940 से लेकर 46 तक, यानी लगभग 6 साल तक ये व्यक्ति लगातार अध्यक्ष रहे। इसी एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि सबसे लंबी अवधि तक कौन अध्यक्ष रहा? तो सबसे लंबी अवधि तक यही अध्यक्ष हैं, समझ सकते हैं। सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठेगा, कौन सी बात हो गई? 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 5 साल अधिवेशन हुआ नहीं। तो इसलिए 5 साल में अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। अब भाई पॉलिटिकल पार्टी इंसिस्ट नहीं कर रही है, पार्टी को ही अवैध कर दिया। वैसे के अंदर में आप मीटिंग हो सकती है, नहीं देंगे। और इस बार देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी को जेल और तमाम तरह की घटनाएं चल रही हैं, समझ गए। अब अगला और आखिरी अधिवेशन है आज की क्लास का, वो है 1946 का अधिवेशन। ध्यान से समझिएगा, 1946 का अधिवेशन स्थान क्या है दोस्तों? तो स्थान है मेरठ। अध्यक्ष कौन बनेंगे भाई? अध्यक्ष बनेंगे जेबी करवानी। अब आते हैं तथ्य की बात कर ले। पहला तथ्य है दोस्तों जेबी करवानी। पहला तथ्य यही है, अब इस बात को समझिए, 1946 का जो अधिवेशन है वो कब हुआ? दिसंबर 1946 में हुआ होगा। और अगला जो अधिवेशन है वो कब होगा? दिसंबर 1947 में। हर साल दिसंबर में होता है। तो आप मुझे बताइए कि दिसंबर 1947 में ये अधिवेशन होगा, 1947 में। अब मुझे एक बात बताइए, देश का आजाद होगा हमारा देश आजाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ये वाला अधिवेशन होगा, उससे पहले आजाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि स्वतंत्रता से पूर्व आखिरी अधिवेशन कौन सा? यही अधिवेशन क्यों भाई? दिसंबर में होगा, अध्यक्ष बनेंगे जेबी करवानी। और अगला साल दिसंबर में होगा, उससे पहले भारत क्या हो जाएगा? भारत स्वतंत्र हो जाएगा। भारत यहाँ क्या हो जाएगा? भारत स्वतंत्र हो जाएगा, होगा। तो वैसी स्थिति में भारत क्या हो जाएगा? भारत स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में पूछता है कि स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन कौन था? या अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पूछता है। अंतिम अधिवेशन कहाँ है? वही पूछता है। स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन कौन है? अंतिम अधिवेशन यही मेरठ का अधिवेशन है। क्लियर है बात सबको? भाई आजादी से पहले आखिरी अधिवेशन जो हम कहते हैं वो कौन सा अधिवेशन है? तो वो यही अधिवेशन है। ठीक है जी, इसे क्लियर करें। क्या सबको क्लियर है? हाँ, यहाँ बताइए क्या सबको क्लियर है? स्वतंत्रता से पूर्व यह अंतिम अधिवेशन है। ठीक है, अब इसके बाद आजाद हो जाएगा, कहानी बदल जाएगी। तो ये हमारा अधिवेशन का टॉपिक है, वो अधिवेशन का टॉपिक क्या है? एंड होता है। अब अगला टॉपिक क्या बचेगा? अगला टॉपिक बचेगा हमारा कथन। कथन वाला टॉपिक को अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज ये अधिवेशन का टॉपिक मैं बताऊंगा कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसका पूरा रिवीजन आप जरूर करें। और जब आपका रिवीजन क्लास से कंप्लीट हो जाए तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर घटना चक्र ले लें। मैं घटना चक्र क्यों कह रहा हूं? घटना चक्र में हिस्ट्री की बात है, अलग से टॉपिक वाइज, या जो भी आपके पास किताब हो, आप ठीक है, मैंने किताब बना दी, आप जो